फ्रेंड्स, आज हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट मनी बिल, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो जनरल बिल था और मनी बिल था। मनी बिल के पास, मनी बिल तक तो जनरल था, बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट का असेंट हो गया और पार्लियामेंट में जो मनी बिल था उससे क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है सरकार को। तो बिल पास होने का मतलब यह था कि अब कोई रोड़ा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन गवर्नमेंट के रास्ते में नहीं है कि पैसा वो ले सके। लेकिन 109 जो बिल पास होता है वो मनी बिल, वो केवल सैंक्शन है। जब तक उस सैंक्शन को कन्वर्ट नहीं करेंगे इन्फोर्समेंट में, एग्जीक्यूशन में, तो मनी सैंक्शन होना एक बात है और पैसा मिलना दूसरी बात है। जैसे बैंक में भी आप जाते हैं तो बोलते हैं पैसा आपके खाते में आ गया, मगर ये फॉर्मेलिटीज पूरी करिए तो पैसा आप निकाल पाएंगे। अपना आधार कार्ड ले आइए, पासबुक ले आइए, नंबर ले आइए। इसी तरीके से जो पार्लियामेंट में मनी बिल होता है वो तो पास हो जाता है क्योंकि बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी से पूरी हो जाती है। लेकिन अब सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है इसकी चर्चा हम आज करेंगे। ये होता है बजटरी बिल्स। बजट में बिल पास होने के बाद अब जो बजटरी बिल्स होते हैं वो तब पास होते हैं जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है हर साल। बजट हमेशा एनुअल होता है, कभी एक साल से ज्यादा पैसा पार्लियामेंट गवर्नमेंट को नहीं देती ताकि मिसयूज ना हो सके। और ये आप देखिए पैसा देने में कितना प्रिकॉशन लेती है पार्लियामेंट। बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के, बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के मनी बिल नहीं पास होता। मनी बिल पास होने के बाद भी आप देखेंगे कि जब सरकार पैसा निकालने जाती है मनी से, मनी बिल से ला बना देते हैं, तब भी ऐसे नहीं निकाल पाती। इसके लिए दो बिल और पास कराने होते हैं। एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, वो सेक्शन 114 में दिया गया, उसका प्रोसीजर कैसे पास होता है। और दूसरा होता है फाइनेंस बिल। आज भी चर्चा करेंगे हम फाइनेंस बिल की भी, जो मोर और लेस इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ मनी बिल। थोड़ा डिफरेंस है, हम आज बात करेंगे। जब बजट का समय आया, बजट का मतलब फरवरी का लास्ट डे, तो 28 से 30 तारीख तक के भीतर फरवरी में बजट रखा जाता है। और रेलवे का बजट तो 3 हफ्ते पहले रखा जाता है। और आपको नहीं मालूम होगा कि 1921 तक जो बजट रखा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो रेलवे का बजट और फाइनेंस बजट एक ही होता था, एक ही दोनों में मिले नहीं थे। 1921 में दोनों को अलग कर दिया गया क्योंकि रेलवे एक्सपेंड करने लगा, रेलवे की नेसेसिटी ज्यादा होने लगी, स्टाफ बढ़ गया, रूट्स बढ़ गए, इसलिए रेलवे के लिए पैसा अलग से चाहिए था। तो रेलवे बजट अलग हो गया और जनरल बजट अलग हो गया। तो हम जनरल बजट की बात करते हैं, जो आप देखेंगे कि लास्ट में 30 तारीख को 5 बजे प्रेजेंट होता है, मतलब जब दिन बीत जाता है तब प्रेजेंट किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि बजट प्रेजेंट करने के बाद उस दिन पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं होता। अब यहां पर दो बातें बहुत ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 109 में जो मनी बिल होता है दैट इज प्रेजेंटेड टू दी लोकसभा ओनली एंड राज्यसभा हैज नो पावर। उसी तरीके से जब पैसा निकालने जाती है सरकार, ग्रांट कहां से निकालेगी? मनी बिल से निकालेगी। बिल पास हो गया है, अब गवर्नमेंट को पैसा, जब उसको कहते हैं ग्रांट, डिमांड ऑफ द ग्रांट। गवर्नमेंट डिमांड करती है पार्लियामेंट से, भाई हमें पैसा दीजिए, हमें सारे वेलफेयर काम करने हैं, डेवलपमेंट्स करने हैं, वो चाहे रोड का हो, चाहे सैलरी का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, बहुत सारे काम करने होते गवर्नमेंट को, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो जब हम शुरुआत करते बजट की तो पहला होता प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। जैसे हमने आपको बताया था कि सबमिशन ऑफ बिल, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद रखा जाता है, पहली रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, तब बिल पास हो जाता है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन ऑफ बिल होता है, जैसा मैंने बताया आपको फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर 5 बजे। तो बिल जब रख दिया गया है तो बिल रखने के बाद सेशन खत्म हो जाता है। तो एक दिन रखा जाता है स्पीकर की परमिशन से। मैंने पहले कहा कि इसमें डोमिनेंट रोल लोकसभा का है, इसलिए स्पीकर बार बार इसमें आएगा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन का बहुत
लिमिटेड रोल अभी देखेंगे चल करके बजट में भी और मनी बिल में भी। तो बजट में भी एक्सक्लूसिव जो डोमेन है वो लोकसभा का है, क्योंकि लोकसभा पब्लिक बॉडी होती है। तो माना जाता है जब लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया तो पब्लिक ने अप्रूवल दे दिया। ये जो फिलॉसफी है बजट की, यही होती गवर्नमेंट फंड्स को मिसयूज न कर सके। इससे डबली चेक होता है इस पर। एक तो ये कि प्रेसिडेंट के अनुमोदन के बगैर कोई पैसा निकाल नहीं सकते, कोई वोटिंग नहीं हो सकती। दूसरा, जब वोटिंग होगी पार्लियामेंट में होगी, लिमिटेड वोटिंग होगी, बताएंगे आपको चल करके। क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जब पैसा निकालना होता है तो वोटिंग का राइट लोकसभा को भी नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं होने दी जाती इस पर लेकर के। तो पहला स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट टू द लोकसभा, जो मैंने बताया आपको लास्ट डे रखा जाता फरवरी में, वर्किंग डे में 5 बजे रख दिया जाता है। फिर इसके बाद बजट सभा सेशन अडजॉर्न हो जाती है कई दिनों के लिए। अब दूसरा स्टेप आता है डिस्कशन ऑफ द बजट, क्योंकि बजट रख तो दिया गया, एक दिन रखा गया है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद नंबर आता है जब स्पीकर अलॉट करता टाइम, गवर्नमेंट और अपोजिशन की कंसेंसस होती है, उसी दिन के लिए डिस्कशन के लिए चुना जाता है, उसमें कुछ दिन लगते हैं। अब इसमें दो तरह के डिस्कशन होते हैं, एक तो जनरल डिस्कशन होता है, और जनरल डिस्कशन से कुछ आगे कि बजट है नहीं है, खराब रखा, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्रिटिसाइज करती है पार्लियामेंट, और क्रिटिसिज्म दोनों हाउसेस करते हैं। क्योंकि फॉर द क्रिटिसिज्म फॉर द डिबेट ये बजट राज्यसभा में भी जाता है, लेकिन राज्यसभा को वोट करने की पावर नहीं होती, केवल डिस्कशन और डिबेट होता है। डिबेट का एडवांटेज ये मिलता है, इससे कई रूल सामने आ जाते हैं, और सरकार अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहती है अपने बजट में, अकॉर्डिंगली कर लेती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट पता लग जाते हैं, जो अपोजिशन के थ्रू आते हैं या गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू आते हैं। जब तो डिस्कशन एक जनरल होता है। इसके बाद होता है जब डिस्कशन हो चुका होता है तो सरकार कहती है भाई आप लोगों ने अपना अपना व्यू रख दिया, अब हमको पैसा चाहिए। तो जो जनरल डिस्कशन होता है, इसके बाद सरकार रखती है, डिमांड करती है ग्रांट्स के लिए कि हमें पैसा चाहिए चलाने के लिए, और मेरी पार्लियामेंट से ये अपील है कि हमें जो हमारा बजट है, डिफरेंट एलोकेशंस हैं, उसमें हमें पैसा अलॉट करें। तब इसके बाद इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, आप देखेंगे मनी एलोकेशन में। एक तो ये कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, जो मैंने बताया आपको आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है, जो कौन कौन से पैसा, कौन कौन से मनीज हैं, कौन कौन से फिस्कल अमाउंट्स हैं जो सरकार डाल सकती है, निकाल सकती है। जजेस की सैलरी है, मिनिस्टर्स की सैलरी है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो ऑफिसर्स की सैलरी है, कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल की सैलरी है, ये सब आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाता है, कौन पैसा जाता है, दो तरह के पैसे जा सकते हैं। एक तो जा सकता है टैक्स जा सकता है, जितने इकट्ठा होते हैं टैक्सेस। दूसरा जा सकता है जो सरकार लोन देती है या लेती है। तो कल मैंने बताया था आपको कि ये एक तरीके का नेशनल टिल कहते हैं इसको, राष्ट्रीय गुल्लक कहते हैं इसको। जितना पैसा इसमें जाएगा भी, आएगा भी, और पैसा निकलता रहेगा। और तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, परमानेंटली अधिकारी हैं, जजेस हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी सैलरी, उनकी स्टाइपेंड्स इसी फंड से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो एक तो आया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर जो इसके लिए जब सरकार जाती है पैसे के लिए, तो पहले बात होती है इसी फंड के लिए इसमें हमें कितना पैसा चाहिए। और पार्लियामेंट की मतलब थ्रू अपोजिशन मेंबर्स डिस्कशन में पूछते हैं कि भाई कितना पैसा आपको हेल्थ के लिए चाहिए, कितना पैसा आपको ब्रिज के लिए चाहिए, कितना पैसा आपको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, कितना पैसा होम मिनिस्ट्री को चाहिए, पुलिस के लिए। ये सब गवर्नमेंट जो बजट में रखती है, उसमें डिस्कशन के बाद उसमें कुछ चेंज कर सकती है, कुछ अगर लगता है कि हाँ कम है या ज्यादा है। मगर जो डिस्कशन होगा वो लोकसभा में होगा, और लोकसभा में केवल डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद गवर्नमेंट जो व्यू बना लेती है उसमें कमी कर देगी, ज्यादा कर देगी। तो याद रखिएगा, जो पैसे का एलोकेशन होता है, जो डिमांड होती है,
जो सरकार डिमांड बहुत बढ़ के मांगती है, क्योंकि जानती है कि विपक्ष आएगा चिल्लाएगा तो कम करना पड़ेगा, इसलिए इतना एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट रखती है वो कि कम करते करते वो मान लेते चलो भाई इतना कम से कम हमें दे दो, और अपोजिशन उस अपने डिबेट डिस्कशन में बहुत अमाउंट कम कर देती है, कहती है आप पैसा ज्यादा मांग लिया रेलवे के लिए, इतना पैसा क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली कंसेंसस जब बन जाता है तो डिस्कशन के बाद वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ग्रांट मिलती है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति के परमिशन से इस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, लेकिन जो मैटर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है उस पर पार्लियामेंट की लेवल लोकसभा में कोई वोटिंग नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, खाली लोकसभा में तो जाता ही है शुरू में, और लोकसभा में भी वोटिंग नहीं हो सकती। और जो डिमांड आप रखेंगे केवल राष्ट्रपति की पूछ करेंगे, राष्ट्रपति के कंसेंट से करेंगे, असेंट से करेंगे, परमिशन से करेंगे। तो पहली चीज तो होती है कि बिना प्रेसिडेंट के असेंट से कोई डिमांड आप नहीं कर सकते, स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। दूसरा, जो डिमांड करेंगे, जो डिस्कशन डिबेट होगा वो फाइनल होगा, उस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो डिमांड अदर रिसोर्सेज से आता है, जैसे पब्लिक अकाउंट से आता है, मैंने बताया था आपको पब्लिक अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जैसे एनएससी है, पीपीएफ है, जीपीएफ है, या किसान विकास पत्र है, ये सब पैसा पब्लिक का होता है। पब्लिक का पैसा सरकार लेती है, उनको इंटरेस्ट बढ़ा करके दे देती है। इस पर डिस्कशन हो सकता है कि कैसे रखेंगे कि न रखेंगे, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। अब आप देखेंगे आर्टिकल 109 में 110 में जो फंड आता है जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स। तो ये तीनों जो फंड्स हैं ये इंटीग्रेटेड फंड होते हैं, इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग केवल हो सकती है टैक्सेशन पर, अगर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, जैसे इनकम टैक्स है। दूसरा है सरकार अगर उधार लेती है, डिबेंचर्स लेती है, ट्रेजरी बिल क्रिएट करती है। आप 110 पढ़ेंगे तो आपको तीनों चीज मिलेगी। 110 में तीन चीज आती है जो मनी बिल में होती है। पहला तो यह है टैक्सेशन, दूसरा होता है मनी लेंडिंग, उधार देना उधार लेना, उसका जो फंड आएगा वो सरकार के पास जाएगा, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड से अलग होगा। जैसे जीएसटी है तो जीएसटी फंड में जाएगा, और इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स अकाउंट फंड में जाएगा, अलग अकाउंट्स होते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें वही सब्जेक्ट हैं जो आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, क्लास नंबर A to F से, कल हमने डिस्कस किया था, देखिएगा उसमें। इससे अलावा कोई मैटर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसमें नहीं जा सकता। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकालना है उस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई ऐसा पैसा निकालना है जो उस पर्पस के अलावा हो जो आर्टिकल 110 में दिया गया है। आर्टिकल 110 में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जजेस की सैलरी, कंट्रोलर ऑर्डनरी जनरली सैलरी, इलेक्शन कमीशन की सैलरी, मिनिस्टर्स की सैलरी। तो ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसके अलावा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तब उस पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन पैसा तभी निकलेगा जब प्रेसिडेंट की असेंट होगी। अब प्रेसिडेंट, अब ये तो मैंने जनरल बात बता दी आपको लेकर के कि बजटिंग में तो पहला प्रोसेस आया प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, दूसरा प्रोसेस आया डिस्कशन ऑफ द बजट। तो डिस्कशन दो तरीके का हुआ, एक तो जनरल डिस्कशन हुआ, दूसरा डिस्कशन ऑन द डिमांड्स ऑफ द ग्रांट्स। तो हमें कितना पैसा चाहिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एलोकेट करती है, बताती है। और इसमें भी आप देखिए राजनीति होती है, तीन तरह की पॉलिटिक्स होती है। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे बजट को लेकर के, पहला पार्टी होती है एक्चुअली मोशंस होते हैं, मोशन के थ्रू अपोजिशन को राइट होता है, पावर होता है कि वो बिल को अपोज करती है, क्योंकि अपोजिशन से क्लोज स्क्रूटनी करता है, देखता रहता है ताकि पैसे का मिसयूज ना हो सके। तो अपोजिशन के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। देखिए ये जो अगर कोई अपोजिशन का कोई मेंबर खड़ा हो कहता है ये पॉलिसी गलत है, आप पैसे गलत मांग रहे, एक पैसे की जरूरत आपको नहीं है, उसे कहते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। दूसरा होता है चलिए पॉलिसी सही है, पैसा चाहिए लेकिन पैसा आप ज्यादा मांग रहे हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमिक कट। और
तीसरा होता है कि कुछ और कम कर दीजिए, इसे कहते हैं टोकन कट। तो 3 तरह के टर्म्स दिमाग में रखिएगा आप जब डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं कट मोशंस। तो कट मोशंस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, जिसमें पॉलिसी को ही क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, जिसमें जो पैसा डिपार्टमेंट के लिए सरकार मांगती है हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, उसमें अपोजिशन कर सकती है कि ये डिपार्टमेंट से पैसा आप ज्यादा ले रहे हैं, कम करिए, या इस पैसे का आप क्या करेंगे। और तीसरा होता है टोकन कट, कि पैसा बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ कमी कर दीजिए। तो 3 तरीके का कट होता है, से कहते हैं कट मोशन। क्योंकि अपोजिशन के पास और होता क्या है, अपोजिशन के पास कट मोशन के अलावा कोई पावर नहीं होती, क्योंकि सरकार तो पास करा ही लेगी वो, क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी होती है। और अगर सरकार नहीं करा पाती, इसका मतलब सरकार गिर जाती है। अगर डिबेट में सरकार उस बिल को नहीं पास कराते भी आएंगे, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, तो सरकार मान लिया था सरकार गिर गई, दैट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसलिए बजट में सरकार को अलर्ट रहना पड़ता है, सरकार को अपने पैसे को पास कराना पड़ता है, और अगर अपोजिशन गिरा देती है तो सरकार गिर जाती है। ये जनरल बातें हैं। तो 3 तरह का डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन, स्पेसिफिक डिमांड डिस्कशन। इसमें 3 तरह का कट मोशंस होते हैं, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, दूसरा इकोनॉमिक कट, और तीसरा होता है टोकन कट। 3 तरीके कट जो पॉलिटिक्स होती है। इसके बाद इसमें एक होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पार्लियामेंट की, जो डिसाइड करती है कि कितना टाइम आपको डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो टाइम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिक्स करती है वोटिंग के लिए, पार्टिकुलर डिमांड के लिए, जैसे मैंने कहा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के फंड से पैसा निकालने के लिए, और उस पर्पस के लिए जो मेंशन किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उससे वोटिंग नहीं होती। बाकी जितनी डिमांड आप मांगेंगे सबके लिए वोटिंग होगी, और प्रेसिडेंट का हालांकि अप्रूवल चाहिए। तो ऐसे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक टाइम फिक्स करती है कि आप डिस्कशन के बाद जब वोट करेंगे, अगर जो डिस्कशन का टाइम अलॉटेड होता है, अगर वो टाइम खत्म हो जाता है, वोट नहीं हो पाता है, तो उसको कहते हैं क्लोजर। मतलब अब आपके पास टाइम खत्म हो गया और बिना वोट किए ही सरकार ने जो डिमांड रखी थी वो मान ली जाती है। ये बड़ा खतरनाक पोजीशन होती है जो हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है। इसे कहते हैं गुलोटाइन। अब गुलोटाइन GUILLOTINE गुलोटाइन वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अब आपका समय किल हो गया, मार डाला, गर्दन काट दिया। गुलोटाइन कहते थे एक तरीके के कट मशीन होती थी, हंसिया टाइप की होती थी। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय रॉबस्पियरे, जैकोबिन टेरर का नाम सुना होगा आपने, 1792 में जब जैकोबिन टेरर हुआ तो गुलोटाइन नामक मशीन से जो विद्रोही होते थे, मतलब सरकार का जो पक्ष में बोलते थे, जो रिवॉल्यूशन के खिलाफ होते थे, उनको फांसी दी जाती थी। तो उसी को एक मेंबर ने कॉइन कर दिया टर्म, अब तो हमको फांसी चढ़ा दिया गया, मतलब हमारा टाइम अब खत्म गया, हमारा वोट खत्म हो गया और हम वोट नहीं दे पाएंगे। उसे कहते हैं गुलोटाइन। तो प्रिस्क्राइब टाइम जो अलॉट करता बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उस टाइम के भीतर बहस पूरी हो जानी चाहिए, वोट हो जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा होता तो सरकार की ग्रांट एक्सेप्ट हो जाती, मान ली जाती कि एक्सेप्ट हो गई। और क्योंकि लोकसभा में ही एक्सेप्ट होनी है, राज्यसभा को पावर नहीं है। राज्यसभा में अगर जाती भी है अमेंडमेंट के लिए तो राज्यसभा का अमेंडमेंट मानना लोकसभा के स्पीकर के लिए जरूरी नहीं होता। तो मनी पर आप देखेंगे कि डोमिनेंट पावर होती है लोकसभा के पास। अब इतना हो गया, डिसीजन हो गया। अब आता है पासिंग ऑफ द बिल। अब बहस हो गई, जो कट मोशंस होने थे वो हो गए, वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद ग्रांट मिल गई। तो क्या ग्रांट ऐसे ले लेगी सरकार? नहीं। ग्रांट अगर पार्लियामेंट देती है, एक्सेप्टेंस पार्लियामेंट अगर देती है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो पास करना पड़ता अप्रोप्रिएशन बिल। इसका प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 114 में। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है जब ग्रांट एक्सेप्ट हो जाती है तो ग्रांट को निकालने के लिए पार्लियामेंट, लोकसभा, क्योंकि जब फाइनेंशियल मैटर आएगा तो लोकसभा ही आएगी। लोकसभा में वोटिंग होती है और उस बिल, एक बिल पास करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तभी सरकार पैसा निकाल सकती है इस जो बजट से,
मतलब जो मनी बिल जिसका मैंने बताया आपको लेकर के, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है फाइनेंस बिल। अब पैसा निकालने के दो तरीके, तो जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो बिल एक्ट बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो जब एक्ट बन गया उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट के बाद ही, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद भी, वोटिंग के बाद भी गवर्नमेंट पैसा तभी निकाल पाएगी जब अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा। एक तो हो गया, ये पैसा कहां से निकलता है, ये प्रोसीजर कहां दिया गया है, आर्टिकल 114 में दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए पैसा। इतना आसान नहीं है। तो एक्ट जब बनता है, एक्ट बनने के बाद भी राष्ट्रपति से अप्रूवल लीजिए, तब पैसा निकालिए, जो पैसा पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने एक्सेप्ट किया है। इसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, एक्ट कहते हैं इसको बाद में चलकर बनाने के बाद। दूसरा होता है आर्टिकल 117, उसमें दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 117 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 117 को कहते हैं, 17 को कहते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक इससे थोड़ा जनरल बिल होता है। कल मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस बिल में और मनी बिल में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि जो फाइनेंस बिल होता है उसमें मनी बिल के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मनी बिल में क्या होता है, टैक्सेशन होता है, मनी लेंडिंग होती है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, और तीसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। इन तीन चीज के अलावा, जैसे पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, बांध बनना हुआ, बाढ़ आ गई, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई, अभी देखिए कोविड आ गया था, कोविड के समय सरकार को अनाज देना था, ये कोई फंड तो था नहीं। ये सारे फंड्स सरकार को जहां तक असेस करना होता है वो असेस करती है, इन सब के लिए एक अलग पैसा इकट्ठा करती है फाइनेंस बिल को एक्ट में पास करा करके। तो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो होता ही है, साथ साथ उसके अलावा भी जो अदर रेवेन्यूज होते हैं वो डील होते हैं आर्टिकल 117 में। तो आर्टिकल 117 में और अप्रोप्रिएशन एक्ट में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना ही है कि जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है उसका पर्पस केवल मनी की निकासी होती है, टू विड्रॉ द मनी। लेकिन आर्टिकल 17 में, जब 117 में जो फाइनेंस बिल होता है तो केवल निकासी ही नहीं, विड्रॉल ही नहीं, बल्कि जनरल उसमें इंटरेस्ट भी होता है, उसमें कुछ डिमांड भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 117 वही है जो आर्टिकल 119 है, एक्सेप्ट कि आर्टिकल 199 में केवल 3 सब्जेक्ट हैं, टैक्सेशन, मनी लेंडिंग और तीसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जबकि फाइनेंस बिल में इन चीजों के अलावा भी और सब्जेक्ट आ सकते हैं। तो आर्टिकल 109 के बाद आप देखें 117 फाइनेंस बिल हो गया। इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल 114 में केवल पैसा निकालने के लिए हो गया। तो इसका तरीका क्या होता है? जब बजट पास, हमने बताया बजट आया, बजट पास हो गया, और अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के पहले पहले सरकार को डिमांड रखना पड़ता है। ये डिमांड रखती है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में डिमांड रखेगी, अलग अलग डिमांड रखती है, कौन सा पैसा उसे चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है, कौन सा पैसा उसे निकालना नॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके अलावा कौन सा पैसा निकालना रेवेन्यू के लिए, कौन सा नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू से क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू से मतलब हुआ सैलरी फंड, जीपीएफ, जहां भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट है वहां कहता है रेवेन्यू। दूसरा होता है नॉन रेवेन्यू। नॉन रेवेन्यू का मतलब हमें निकालना पैसा किसके लिए? फंड्स के लिए, बांध बनवाना है, सड़क चौड़ी करानी है, हॉस्पिटल बनवाना है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना है, उसे कहते हैं नॉन रेवेन्यू फंड्स। इन दोनों को डिस्कस करना पड़ता है, डिमांड रखनी पड़ती है। और जो डिमांड रखती है तो आर्टिकल 113 में और वही चीज रिपीट किया गया है कि कौन कौन से ऐसे मैटर होते हैं जहां पर सरकार डिमांड, जो डिमांड सरकार की होती है उसे अप्रोप्रिएशन बिल पास करके लाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जो मैटर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, उसमें केवल बिल ही अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही आ सकता है, बाकी बिना अप्रोप्रिएशन बिल के भी राष्ट्रपति के अप्रूवल पर पैसा निकाल सकती है आर्टिकल 113 में। तो आर्टिकल 112 में डिमांड रखा, आर्टिकल 113 में डिस्कस किया डिमांड में कितने तरीके की डिमांड हुई, और आर्टिकल 14 में अप्रोप्रिएशन बिल आया। और आर्टिकल 117 बजट का लास्ट प्रोविजन है। 117 मैंने बताया आपको कि ये अदर देन मनी बिल भी होता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। अब इसके अलावा 2 प्रोविजन और बचते हैं।
आर्टिकल 113 और आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116। तो आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट में आप जाते हैं, सरकार जब लेके जाती है पैसे की डिमांड लेकर के, तो ये तो जनरल अप्रोप्रिएशन बिल हुआ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हुआ, पब्लिक फंड हुआ, जनरल रेलवेज हुआ, या जो भी मैटर सरकार को रेगुलर खर्चे के लिए चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंटीजेंसीज होती हैं जो सरकार को पता नहीं होती और जो एराइज होती हैं। तो ऐसी कंटीजेंसीज के लिए मान लीजिए पैसा लिया हमने 1 अरब करोड़ ले लिया, मान लीजिए बजट में, अप्रोप्रिएशन बिल में ले लिया या वोटिंग से ले लिया, पैसा कम पड़ गया, तो उसके लिए प्रोविजन बना गया है सप्लीमेंट्री बिल। सप्लीमेंट्री बिल रखा जाता है, आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसको कहते हैं एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स भी कहते हैं। जब ज्यादा पैसे जरूरत पड़ती है, जो एलोकेशन होता है, जो सरकार को पैसा जनरल में मिलता है थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट, थ्रू फाइनेंस एक्ट, उसके अलावा जो पैसे जरूरत पड़ती है तो वो पैसा निकालती सरकार आर्टिकल 115 में। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट। बीच बीच में निकाल पार्लियामेंट में चला जाता है, गवर्नमेंट चली जाती है, उसे पैसा मिल जाता है। और दूसरा जो होता है इसके अलावा आर्टिकल 116 में वोट्स ऑन अकाउंट, इसे कहते हैं वोट्स ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट भी बोलते हैं। ये बहुत रेयर होता है। आप देखेंगे कि जब 3 तरह के जो ग्रांट्स होते हैं, वोट्स ऑन अकाउंट जनरल होता है जब पार्लियामेंट का टेन्योर खत्म होने लगता है या चुनाव का टाइम आ जाता है, बजट नहीं पास होने पाता, या कभी कभी बजट नहीं पास होता अपोजिशन के एटीट्यूड की वजह से, तो सरकार को इमरजेंसी पावर निकालने के लिए वोटिंग ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन अकाउंट का मतलब कि कुछ न करो, हमारा कोई बिल ना पास करो, अपोजिशन के लोगों, हमारा कम से कम ये पैसा बिल, ताकि सबको सैलरी मिलती रहे जितने लोगों को, और हमारा कोई डेवलपमेंट न रुकने पाए। जनरल वे में इस बिल का पर्पस होता है टेम्पररी रिलीफ गवर्नमेंट को इमरजेंसी केसेस में। 2 महीने से 4 महीने तक का समय होता है, या अगर चुनाव ज्यादा हो सकता है, मान लीजिए चुनाव हो गया, अप्रैल में चुनाव हो गया, पार्लियामेंट कन्वीन हो रही जुलाई में, तो 4 महीने पैसा कहां से आएगा? सरकार पहले से पास करा लेती है इस जो मैंने बताया भी आपको कि वोट्स ऑन अकाउंट्स के थ्रू। अब ये वोट्स ऑन अकाउंट के बाद होता है वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये दोनों जो ग्रांट्स होती हैं, वोट्स ऑफ क्रेडिट भी, एक्सेप्शनल भी, जो सरकार को एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जैसे ड्रॉट है, कैजुअलिटी हो गई, जैसे मतलब कोविड मैंने बताया आपको लेकर के, महामारी हो गई कोई, या कोई भी लड़ाई हो गई, 2 कंट्रीज बीच में वार हो गया, इमरजेंसी लग गई, तो गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती पैसे की तो वोट्स ऑन अकाउंट के अलावा गवर्नमेंट पैसा लेती है, एक्सेस जो एक्सेप्शनल ग्रांट से ले लेती है, और वोट्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जो ले लेते हैं, बाद में जब बिल में अगला बिल आएगा तो उसमें हम अकोमोडेट कर दे, एडजस्ट कर देंगे। तो इतने तरह के बिल्स और होते हैं जो जनरल बिल और मनी बिल के बाद पास होते हैं। तो पहला क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल, और दूसरा है फाइनेंस बिल। तो जो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, पहले डिमांड रखती है आर्टिकल 112 में, डिमांड में किस पर रखेगी दिया गया आर्टिकल 113 में, आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल होता है, 15-16 मैंने बता दिया, 115 116 में 115 में वोट्स ऑन अकाउंट है या सप्लीमेंट्री ग्रांट है, और 116 में वोट्स ऑन अकाउंट है, एक्सेस ग्रांट्स है, ग्रांट्स ऑन क्रेडिट है। तो ये इमरजेंसी ग्रांट्स होती हैं। अदरवाइज 107 लास्ट फेज होता है, जिसमें जनरल प्रोविजन मनी बिल के अलावा जितने भी मैटर रेवेन्यूज हो सकते हैं निकालने का, डालने का, उसको रखा जाता है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि आर्टिकल 111 के बाद में 12 से लेकर के 17 तक का जो प्रोविजन है, दैट इज एक्सक्लूसिवली ऑपरेटिव इन टाइम ऑफ बजट। बजट 1 साल का होता है, और जब 1 साल से ज्यादा जरूरत पड़ जाती है या 1 साल के भीतर जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्री बजट लेते हैं 115 में, या 1 साल पूरा हो गया, मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाया, 5 साल हो गया, तब उसके लिए आता है वोट्स ऑन अकाउंट आ गया, एक्सेप्शनल ग्रांट्स आ गई, ये सब चीजें। तो हर कैजुअलिटी से निपटने के लिए 5 साल के भीतर भीतर भी, और 5 साल से 3-4 महीने तक मैक्सिमम निपटने के लिए भी एक टेम्पररी बजट का एलोकेशन होता है आर्टिकल 116 में। यह है हमारा बजटरी प्रोविजंस।
और इसलिए देखिए जो फाइनेंस बिल होता है, देखिए अब हमने कहा अप्रोप्रिएशन बिल, जो फाइनेंस बिल होता है वो सबको इनकॉर्पोरेट करता है, पैसा निकालने का भी, पैसा उसमें चार्ज कहाँ पैसा आएगा उसको लेने का भी, जो मनी बिल प्लस अदर्स। तो 117 को बनाया गया एडिशन में अपार्ट फ्रॉम 109, क्योंकि 109 की ड्राफ्टिंग बहुत जनरल है और 117 की ड्राफ्टिंग जो है स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ द बजट है। ये बजट के प्रोविजंस आपको मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बजट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और बजट के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंस, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है क्योंकि पैसा बड़ी चीज होती है, बिना पैसे कुछ नहीं होता और सरकार को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट के सामने से जाना ही पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि जनरल जो बिल होती है अप्रोप्रिएशन बिल या फाइनेंस बिल में, उसमें राज्यसभा के पास या तो पावर होती नहीं या अगर होती है तो अमेंड कर सकती है केवल, और अमेंडमेंट के बाद भी लोकसभा उसे अप्रूव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो ये हमने सिस्टम जो फॉलो किया है ब्रिटेन से किया है, वहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर नहीं होती। और इंडिया में मनी बिल में ही देखा था 14 दिन से ज्यादा वेट नहीं कर सकते, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली डीम्ड हो जाता है वो बिल पास। तो 112 से लेकर के 117 से केसेस में जो होता है वो बजटरी बिल्स कहते हैं, उसको लेकर ये प्रोविजन हुआ पार्लियामेंट का। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जितनी चीजें हैं, 2 चीजें और बचती हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसको हम छोड़ देते हैं अभी, और दूसरा होता है पार्लियामेंट में क्या होता है प्रोसीजर में, जैसे 0 आवर क्या होता है, सप्लीमेंट्री आवर क्या होता है। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल ज्यादा है, इसलिए हम इसको अभी इग्नोर करते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई प्रपोजल आता है, कुछ जरूरत पड़ती है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगला हमारे लेक्चर जब शुरू करेंगे वो होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स से लेकर के। थैंक यू।